अब दोस्तों ऐसा लगता है कि भारत के करोड़ों लोग हमारे देश के नेताओं के लिए गिनी पिग बन चुके हैं, क्योंकि आपके गाड़ी में E20 फ्यूल, कभी E85 तक, E100 तक जाने की ये बात जो हो रही है, तो उसका असर लोगों की गाड़ी पर, लोगों की माइलेज पर, हर चीज पर पड़ रहा है, गाड़ी की सेहत पर पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस पर जितनी क्लैरिटी होनी चाहिए, इस पर जितना एक तरीके से सरकार की ओर से जवाब मिलना चाहिए, ऐसा सब हो नहीं रहा। और जब मैं कहता हूं कि संकेत उपाध्याय ने पीएचडी किया है, मैं ऐसे नहीं कहता हूं, भले ही संकेत मॉडेस्ट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया हो, लेकिन उनकी इस पर अच्छी खासी रिसर्च रही है। संकेत लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, एक्सपर्ट से बात करते रहे हैं, इस हफ्ते भी उन्होंने की है। और संकेत आज न केवल आपको बल्कि मुझे भी बताएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं, हम कल जैसे कि मैंने कहा ना, हम चर्चा कर रहे थे, संकेत जितने पैशनेटली इन तमाम चीजों पर बात करते हैं, उससे पता चलता है कि उन्हें न केवल इसकी नॉलेज है, बल्कि वो इस पूरी चीज को एक तरीके से बहुत अच्छे से रिसर्च किया है। और क्योंकि करोड़ों लोगों का मामला है ये, आपके गाड़ी के साथ कैसे खिलवाड़ हो रही है, संकेत इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं कि जब हम कहते हैं कि समस्याएं कई हैं, लोग सवाल उठाते हैं और जवाब नहीं मिलता है, एक बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ी समस्या जो हमारे करोड़ों लोग इस देश के अभी फिलहाल फेस कर रहे हैं, वो है जिस तरह से इथेनॉल फ्यूल आया है, जो E20 पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है। अब तो डीजल की भी बातें बहुत सारी जगहों पर हो रही है और उससे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं होना। इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट में तो ये भी कह दिया गया कि नहीं नहीं, अब तो हम एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये तो अगले साल तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या है क्या नहीं है। बाद में उसको लेकर कहा गया कि मुझे बहुत गलत तरीके से लोगों ने कोट किया वगैरह वगैरह, इज अ डिफरेंट थिंग। बट कहीं ना कहीं करोड़ों गाड़ियां जो हैं, उसकी माइलेज, उसके गाड़ी के इंजन पर इसका असर पड़ा है और इसे लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बस कोई थोड़ा सा असर पड़ेगा, ऐसी बातें हरदीप पुरी जी कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसकी शुरुआत करें और आप बताएं कि ये मुद्दा कितना बड़ा है, कितने लोगों पर इसका असर पड़ता है और लोगों के सवालों के जवाब अब तक क्यों नहीं मिले हैं। सोहित, इथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर के तमाम बातें अभी सामने आ रही हैं, तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं और मैं फिर दोबारा दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि मैं पीएचडी या एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ, क्योंकि रुचि है, इस वजह से जानकारी हो सकता है कि समान स्तर से थोड़ी सी ज्यादा हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब आप बोलते हैं और किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को देखिए, इथेनॉल पर हमें पॉलिटिक्स नहीं पॉलिसी पर बात करनी है। क्योंकि क्या है कि ये अभी कांग्रेस को नया नया सूझा है कि वो इथेनॉल को क्रिटिसाइज करे। नेताओं के साथ सबसे खराब चीज होती है कि वो अपने गिरेबान में झांकना नहीं चाहते। अगर इथेनॉल लॉबी बेनिफिट कर रही है तो आप ही के महाराष्ट्र में कितने गन्ना सेठ हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, तो क्या वो बेनिफिट नहीं कर रहे हैं इससे? तो ये ना, इट्स वेरी रिच ऑफ पॉलिटिशियंस टू से कि ये देखो इन्होंने मारा बर्बाद कर दिया। बेनिफिशियरी आप भी हैं, वो बात छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एज अ पॉलिसी मेजर्स लोगों के, लास्ट पर्सन, मतलब आज मेरे पास अगर एक बाइक है या एक कार है तो मेरे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। सोहित, इस देश की वेहिकुलर आबादी यानी कि वेहिकुलर पॉपुलेशन करीब करीब 36 करोड़ है। इसमें सारी गाड़ियां हैं और सबसे ज्यादा टू व्हीलर है। इस देश में टू व्हीलर सबसे ज्यादा बिकता है। आप जानते हैं कि वो गांव देहात हो शहर हो, सब लोग टू व्हीलर ज्यादा लेते हैं। करीब करीब 30 करोड़ वाहन, टू व्हीलर, ट्रक, कार, सारी चीजें मिला करके, ये सब प्री 2023 हैं। अब ये डेट क्यों जरूरी है? 2023 के बाद से जो गाड़ियां बनी वो बढ़े हुए इथेनॉल यानी कि E20 के हिसाब से बनी। आप जानते हैं, अब आपका शरीर है, आपका शरीर कोल्ड ड्रिंक भी पी सकता है, आपका शरीर पानी भी पी सकता है, आपका शरीर छाछ भी पी सकता है, सब कुछ पी सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वो लिक्विड कंज्यूम करता है, यानी कि वाटर। यानी कि वाटर उसकी प्राइमरी नीड है। अब मैं अगर आपके जीवन में से पानी हटा करके और आपको पानी दूं जिसमें 20% कोल्ड ड्रिंक मिली हुई हो हमेशा, तो कहने को तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही छटपटाने लगेंगे और वो सब चलेंगे, लेकिन पानी की जरूरत पानी ही पूरी करेगा। शरीर की बनावट उस तरीके की है। अब ये हो सकता है थोड़ा आउटलैंडिश बात लग रही हो, लेकिन वो जरा सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्या है कि 2023 से पहले के जो इंजन थे
वो इथेनॉल के एक्सपेरिमेंट्स, देखिए इथेनॉल इज एन ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल क्रूड ऑयल से बनता है, क्रूड ऑयल कोई हर समय नहीं रहेगा, लिमिटेड रिसोर्स है, तो उससे कैसे जल्दी या तो हम उसको लंबा खींच सकें या उससे ऑल्टरनेट फ्यूल की तरफ जाएं, इसकी तरफ सदियों से काम हो रहा है। 40 साल से ब्राजील में हो रहा है, हिंदुस्तान में भी एक्सपेरिमेंट्स 2002-2003 से हो रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले, इस पर रिसर्च। तो E5 और E10 तक के एक्सपेरिमेंट, यानी कि 5% ब्लेंडिंग और 10% ब्लेंडिंग के एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी चल रहे थे, वो ऑलरेडी हो रहे थे। और हमारी गाड़ियों के जो इंजन हैं, हमारी गाड़ियों की जो फ्यूल पाइप है और वो सारी चीजें हैं, वो इथेनॉल 10 के हिसाब से झेलने वाले इंजन आज की रेट में बाजार में भरे हुए हैं। एज आई सेड 30 करोड़ व्हीकल्स 2023 से पहले की रजिस्टर्ड, सिर्फ 6 ही करोड़ ऐसे वाहन हैं जो 2023 के बाद आए हैं। ये हैं E20 कंप्लायंट। अब बात हो रही है E25, E27, E85। हम सब जानते हैं कि वो वाले इंजन तो कंपैटिबल ही नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने एक नया फ्यूल ले आए और आप वो देने लगे। प्रॉब्लम ये है कि आपने जो पुरानी गाड़ियां हैं सोहित, उनकी जरूरतों के हिसाब से जो फ्यूल डलता है उसको हटा दिया। अब जो पेट्रोल मिलता है इस देश में वो स्टैंडर्ड रूप से E20 ही मिल रहा है। यानी कि अगर मेरी पुरानी गाड़ी है, या फिर आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी भी गाड़ी का, तो उसमें क्या बोला जाता है कि 15 साल का रजिस्ट्रेशन, करेक्ट? यानी कि आज भी 2014 में खरीदी हुई जो गाड़ी है वो 2029 तक वैलिड है, करेक्ट? आज क्या है 2026, यानी कि 2000 कब की, थोड़ा सा रिवाइंड करें। 14 से आपने कहा है कि 2014 की गाड़ी है कि 14 का 29 तक होगा। सॉरी, मेरी मैथ्स बहुत पुअर है। मतलब अभी 2026 में कितनी गाड़ी है जो अभी भी वैलिड है? मेरे ख्याल से 2012 तक में जो गाड़ी अभी किसी ने रजिस्टर कराई होगी, 2027 तक वैलिड रहेंगी। 2027 तक वैलिड है, ठीक है जी। उस समय भारत स्टेज 3 हुआ करता था। उस समय E5 झेलने वाली गाड़ियां थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फेज में वो इंजन उससे, और कुछ थोड़ा बहुत इथेनॉल आ जाए। हमारे देश का पेट्रोल भी कोई भयंकर पवित्र थोड़ी था, तो थोड़ा तो ये सब हमारे इंजन भी सब लक्कड़ पत्थर हजम वाले वैरायटी के, इतना वेयर एंड टेयर लोग मान के चलते हैं। उन गाड़ियों का क्या? अभी एकदम से आपने उनके मुंह में 20% इथेनॉल वाला तेल ठूंसना शुरू कर दिया। वो बने ही नहीं है इसके लिए सोहित, वो नहीं बने हैं। और बने कैसे नहीं है? देखिए, कोई इंजन की परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरे जितने एक्सपर्ट से बात हुई और इंजीनियर से बात हुई, उनका ये कहना है कि जो ऑक्टेन वैल्यू एक चीज होती है, यानी कि पेट्रोल के अंदर वो पावर, वो शक्ति जो उस तेल में है, जो इंजन को वो शक्ति प्रदान करती है, जिसके बाद इंजन के सिलेंडर यूं यूं चलते हैं, वो इथेनॉल में भी उतनी ही है। तो वहां इनकंपैटिबिलिटी नहीं है, वहां दिक्कत नहीं है, इंजन चलेगा। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है स्टोरेज की। इथेनॉल में मॉइस्चर ज्यादा है पेट्रोल के मुकाबले, ठीक है ना? तो इस वजह से वो मॉइस्चर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो अब अगर आपके गैस्केट है, रबड़ के पार्ट्स, आपका टैंक है, आपकी फ्यूल पाइप है, इन सारी चीजों में इथेनॉल डैमेज पेट्रोल के मुकाबले, पेट्रोल में तो खैर वो बने ही पेट्रोल के लिए हैं, वो डैमेज ज्यादा करता है। E20 वाली गाड़ियों में आपको क्या लगता है क्या चेंज हुआ है? गैस्केट्स जो होते हैं, रबर पार्ट्स और ये सारी चीजें, उनकी गुणवत्ता और ज्यादा बढ़ा दी है। इट्स अ कॉस्ट एस्केलेशन, दाम बढ़ेगा ना, इसी वजह से दाम कम रखने के लिए एक सर्टेन क्वालिटी की चद्दर लगाई जाती है। तो अब उन्होंने उसको थोड़ा सा थिक कर दिया। जो आपके जो फ्यूल पाइप है, यानी कि पेट्रोल पंप, आपके पेट्रोल टैंक से लेकर के इंजन तक जाने वाली पाइप, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अलग कर दी, अलग टाइप का मटेरियल इस्तेमाल किया, ताकि वो जंग ना लगे, उसमें कोरोजन ना हो। अब एक चीज आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि अपने आप में क्या ये बुरा है? मैं ये कहूंगा कि इथेनॉल एक्सपेरिमेंट्स ब्राजील में भी हुए हैं, दुनिया जहां में हो रहे हैं,
वो एक्सपेरिमेंट अपने आप में गलत नहीं है सोहित। फ्यूल हमें बचाना है, सब कुछ है, वो सब चीज समझ में आती है। 2030 तक जो चीज होनी थी वो हमने 2025 में ही कर दिखाई और ये बोला कि वाह, अहेड ऑफ शेड्यूल। हमने E20 की ब्लेंडिंग 2025 में ही अचीव कर ली, 2030 के टारगेट से पहले। इसको उपलब्धि बोल करके बेचा। प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो 2030 तक होता तो नेचुरली आपकी पुरानी गाड़ियां फेज आउट हो जाती। आप समझ रहे हैं? मतलब 2030 तक जो 14, 15, 16, 17 तक की जो गाड़ियां खरीदी हैं लोगों ने, वो सब मार्केट से आउट हो जाती, उनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता, चली जाती, और नई 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 मॉडल्स आने लगते जो इस फ्यूल को झेल सकते हैं। प्रॉब्लम यही हुई है कि आपने फोर्स किया, चॉइस नहीं दिया है। दिक्कत यही है। क्या डैमेज होगा, क्या नहीं होगा, इसका क्वांटिफाइबल मैं कैसे निकालूं, आप बताइए। क्योंकि एकदम से तो है नहीं कि मैंने ये फ्यूल डाला और मेरी गाड़ी भग 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 करके एकदम खांसते खांसते बंद हो गई। ना ही कोई मैकेनिक जो है वो इतना शेरदिल है कि वो एक एफिडेविट पे लिख के दे कि ये सरकार द्वारा घटिया तेल दिए जाने से ये गाड़ी खराब हुई है, अंडरसाइंड फलाना मैकेनिक। कोई कंपनी ऐसे नहीं करेगी, क्योंकि सरकार से पंगा नहीं लेना चाहती, कोई मैकेनिक नहीं करेगा। गाड़ी तुरंत खराब नहीं होगी, वो समय लगेगा उसको खराब होने में। तो सरकार तो हमेशा पलट करके ये बोल सकती है कि हमारे फ्यूल की वजह से थोड़ी हुआ है, ये तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर है। ये है प्रॉब्लम। और इस सब चीज का समाधान मेरे हिसाब से एक ही चीज से आ सकता है। अगर आप पुरानी गाड़ियों के लिए एक E10, जिसके लिए वो बनी थी, इथेनॉल 10 का एक नोजल दे दें। ब्राजील का उदाहरण दिया जाता है। आज भी ब्राजील के पेट्रोल पंप पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा E5, E10, E फलाना, E ऐसे करके 85, E100 सब है। हमारे देश में भी प्योर 100% पेट्रोल मिलता है सोहित, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। पर आप जानते हैं कि वो कहां मिलता है? मुंबई में 3-4 पंप होंगे, दिल्ली में 2-3 पंप होंगे, रईसों की कॉलोनी में है। और उसका दाम जानते हैं आप? दिल्ली में 162 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में 182 या 183 रुपीस पर लीटर। अगर आपको एकदम प्योर पवित्र 100% पेट्रोल चाहिए तो ये उसका दाम है। अब कॉस्ट एस्केलेशन सोचिए, यानी कि आपने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं रखा। नई गाड़ियां बहुत लंबे समय तक झेल जाएंगी क्योंकि उनके पार्ट्स वगैरह सब नए हैं। जो गाड़ियां थोड़ी सी पुरानी हो गई ना, जैसे 5-7 साल 8 साल पुरानी, और इतनी जल्दी जल्दी मिडिल क्लास गाड़ी नहीं बदलता है सोए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं 3-3, 4-4, 5-5 साल में गाड़ी बदल देंगे, लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो 14 साल तक गाड़ी रखते हैं और फिर जब उसका वो 15 साल खत्म होने वाला होता है तब बेच करके नहीं लेते हैं। तो ये एकदम से गाड़ियां ऑब्सोलीट होंगी पुरानी गाड़ियों का, क्योंकि वेयर एंड टेयर होगा, तो सोहित सेकेंड हैंड मार्केट में उसकी वैल्यू भी कम लगेगी। मैं कार गुरु से बात करता हूं अपने प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने ये चीज बताई कि तुरंत इंपैक्ट पड़ेगा। सरकार पहले तो हर चीज को भ्रम बताती है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की एक वेबसाइट पर एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आए, जिसमें उन्होंने हर उठाए हुए सवाल पर बोला भ्रम 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 भ्रम, ये भी गलत, ये भी, ये, और फैक्ट चेक किया उन्होंने। एक एक करके मैं आपके सामने वो फैक्ट चेक रखना चाहता हूं। फैक्ट चेक नंबर 1, वो कहते हैं माइलेज ड्रॉप होगी। वो कहते हैं कि जिस तरीके की बातें कही जा रही है एकदम गलत है। AREI टेस्टिंग में हाँ थोड़ी माइलेज ड्रॉप होगी, E5 में 1-2 फलाना %, और E20 में उन्होंने बोला अबाउट 4-5%। इस तरीके के आंकड़े उन्होंने दिए। अब रियल टाइम फिगर्स क्या है? ये एम्बिग्विटी इतनी है ना, क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी की एवरेज इज अ फंक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट फ्यूल। मैं जाम में कितनी देर फंसा रहा, मैं पहाड़ पे चलाया, मैंने बहुत रेस दे करके चलाई, ये सारी चीजें आपकी एवरेज अफेक्ट करती हैं। तो ये एम्बिग्विटी है। सरकार खट से ये बोल सकती है कि तुमने ठीक से चलाई नहीं होगी, है ना, तो फ्यूल पर आरोप मत लगाओ। यानी कि सरकार बाय इट्स ओन एडमिशन मान रही है कि एवरेज गिरती है। उतनी नहीं गिरती वो कह रहे हैं जितने लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन गिरती है, मानते हैं। ये हो गई एक बात। इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात यह है कि ARAI नाम की जो एजेंसी है, जब आप और मैं गाड़ी लेते हैं, हम लोगों को वो क्या बताता है शोरूम वाला,
कि सर इसकी एवरेज जो है ना वो 14 kmpl की है, या 18 की एवरेज है इसकी, 20 की एवरेज है इसकी। क्या ये लोग क्लैरिटी दे रहे हैं मुझे कि ये एवरेज इथेनॉल की एवरेज है, या फिर पेट्रोल की एवरेज है, या E5 की एवरेज है, या E10 की एवरेज है, या E20 की एवरेज है? मेरे साथ तो धोखा हुआ ना। ARAI के नाम पर मुझे एक फिगर बताया गया है, जो अब खुद ARAI कह रहा है कि नहीं भाई इसमें कुछ ड्रॉप होगा। तो आपने तो मतलब दिस इज अ ब्रीच ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट विद मी। आपने मुझे, ये तो कंज्यूमर राइट्स का केस बनता है मेरे हिसाब से, कि मुझे झूठ बोला गया, क्योंकि अब खुद ARAI एडमिट कर रही है कि हाँ भाई गिरता है थोड़ा सा। ये हो गई एक बात। दूसरी कि मेरी गाड़ी में डैमेज होगा, उस पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कहती है सोहित कि नहीं ऐसा कोई भी डैमेज रिपोर्ट नहीं हुआ है। अरे आपको कैसे मालूम? आप तो डिनाई कर दोगे ना कि नहीं ये इसकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि एकदम से होता नहीं है, और कोई है नहीं जो, कोई सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है इस देश में जो सर्टिफिकेट दे दे कि ये इथेनॉल की वजह से हुआ डैमेज है। कोई नहीं बोल रहा, तो सरकार को बहाना मिल गया, वो बोलेंगे कि नहीं ये हमारी वजह से नहीं हुआ है। इन द सेम पैराग्राफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के फैक्ट चेक में यह भी लिखा हुआ है सोहित कि हाँ रेगुलर मेंटेनेंस में आप 20,000 किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी के रबर पार्ट्स बदलवा दीजिए, जैसे कि गैस्केट खुलने का मतलब आप समझ रहे हैं सोहित? इंजन को ऊपर से जो बंद किया जाता है वो खुलेगा, उसके बाद एक रबड़ की पतली सी, जैसे वॉशर नहीं होते, वॉशर रबड़ का एक छोटा सा टुकड़ा, वो सील करने के लिए चारों ओर लगता है इंजन के। 20,000 किलोमीटर में अगर मैं वो गैस्केट बदलवाऊंगा और फिर मैं गाड़ी सेकेंड हैंड में बेचने जाऊंगा, सबसे पहली चीज सेकेंड हैंड वाले यही चेक करते हैं, इंजन खुला है कि नहीं, इंजन का कौन सा भाग खुला है कि नहीं, और उन लोगों को देखते ही पता चल जाता है कि क्या खुला है और क्या नहीं खुला है। तो सेकेंड हैंड में मेरी गाड़ी की वैल्यू तो नीचे चली गई ना। तो ये आप खुद पहले तो भ्रम बोल रहे हो, और उसके बाद फिर अपने ही पैराग्राफ में आप लिख रहे हो कि गैस्केट बदल लो, ये बदल लो। तो ये सब क्या बढ़ा हुआ मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं हुआ? आपको क्या लगता है बड़ा सस्ता आता है गैस्केट? नॉर्मल वेयर एंड टेयर नहीं है ये, गैस्केट बदलना नॉर्मल वेयर एंड टेयर नहीं होता। तो इस सब तरीके की चीजें सोहित सरकार लगातार बोल रही है और लिख रही है, और इसी वजह से मेरा मानना है कि मैं पॉलिटिक्स में ना जाकर के पॉलिसी पर सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप इन सारी चीजों, प्लीज गो अहेड विद E20। जो गाड़ी E20 के लिए बनी हुई है उनको आप पिलाइए तेल। जिस तरीके से हम डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, उस तरीके से क्लियर डिमार्केशन हो जाए कि E20 गाड़ी में E20 जाए, 85 में 85 जाए, फलाने में फलाना जाए। जा सकता है वाला टेस्ट, अच्छा अब ये बोला गया कि भाई जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत एक्सटेंसिव टेस्टिंग हुई है। किसने की है? ARAI ने, एक नोडल एजेंसी है। टेस्ट के बाद ही हम अपना मुंह खोल रहे हैं सोहित। इस टेस्ट की फाइंडिंग्स पब्लिक नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है। यानी कि मैं अगर आज की रेट में किसी एक्सपर्ट को वो फाइंडिंग दिखाना चाहूं, भाई मेरे ARAI से फलाने सवाल, कितने टाइम तक टेस्टिंग की, किस गाड़ी पे की, E20 गाड़ी पे की कि E5 पे की, कौन कौन सी गाड़ी थी, कौन से मॉडल थे, स्पेसिफिक गाड़ियों की एवरेज में स्पेसिफिक कितनी कमी आई, पार्ट्स में जो आप डैमेजेस बता रहे हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि गैस्केट बदल लेने चाहिए, वो कौन कौन से पार्ट्स थे जिसमें क्या क्या दिक्कतें आई, इतनी डिटेल्स नहीं है पब्लिक में। अब ये क्या है, सरकार ये चाह रही है कि जो उन्होंने बोल दिया, जो एक नोट दे दिया कि हाँ भाई हमने सर्टिफाई कर दिया, वो मान जाओ। ऐसे कैसे मान जाए भाई? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हमको चाहिए कि आप पूरी जानकारी लाइए ताकि हम फिर एक्सपर्ट को दिखा सकें। इसी को अच्छी पॉलिसी कहते हैं, जब आप हर लेवल पर बात करके और उसके हर एस्पेक्ट को देख करके और फिर किसी नतीजे पर पहुंचे। आप ये कह दें कि मेरी बात मान लो और मैं मान लूं, बच्चों ये ना होने का, सीधी सी बात है, ये तो नहीं हो सकता। तो बस यही कुछ सवाल हैं E20 को लेकर के। एज अ पॉलिसी इट इज नॉट बैड। आप तेल बचाना चाहते हैं, देश आपके साथ है, हम भी बचाना चाहते हैं। आप क्लीन एनर्जी की ओर जाना चाहते हैं, देश आपके साथ है, हम भी जाना चाहते हैं। लेकिन मेरी गाड़ी की हत्या करने का अधिकार मैं सरकार को नहीं देना चाहता। असमय हत्या करने का मतलब, मेरी गाड़ी की लाइफ कम करने की मैं
लिबर्टी सरकार को नहीं देना चाहता सोहेल। तो वहां पर बहुत क्लियरली एक और एक समाधान है, वन थिंग दैट द गवर्नमेंट कैन डू सोहित, जिसमें ये पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। इथेनॉल 10, यानी कि अभी आज से 4 साल पहले जो तेल आ रहा था, बस उसका एक डिस्पेंसर, एक हर पेट्रोल पंप पर एक डिस्पेंसर आप रख दीजिए। 2030 तक ऑटोमेटिकली E10 वाली गाड़ियां बाजार में कम हो जाएंगी। फिर आप बेचिए ना, फिर आप अलग अलग नोजल लगाइए, जबरदस्ती मत थोपिए मेरे ऊपर एक तेल जो मेरी गाड़ी के लिए नहीं बना है। बस इतनी बात। बिल्कुल। जैसे कि दर्शकों मैंने कहा, क्योंकि संकेत का इस पर रिसर्च इतना रहा है, मैं इसलिए चाहता था कि वो इस मुद्दे को समझाएं और आपको समझ में भी आया कि किस तरह से ये जो पूरा मुद्दा है ये एक तरीके से आपकी जो कंज्यूमर राइट्स है उसके साथ खिलवाड़ है। आपसे न पूछते हुए और आपको कोई जानकारी देने की इच्छा न रखते हुए सरकार ने फैसला भी ले लिया, और उसके बावजूद जिस तरह से संकेत ने बताया, उन सवालों का ना कोई जवाब दिया गया, ना रिसर्च के पेपर सामने लाए गए, और एक तरीके से जबरदस्ती थोपा जा रहा है आप पर क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपने संकेत का इंटरव्यू नहीं देखा है खरे साहब के साथ आज कारगुरु वाले में, तो उन्होंने वही कहा कि जो ब्राजील 40 साल से कर रहा है वो आपने 4 साल में करने की कोशिश की है, बिना आपके कंज्यूमर को एक तरीके से ऑप्शन देते हुए। जो संकेत कह रहे हैं सोल्यूशन बहुत साफ है, आप रख लीजिए E10 वाली पेट्रोल। और जैसे कि इन्होंने कहा, आप सोच सकते हैं हमारे देश में जो चीज 2022 से पहले आसानी से मिलती थी, यानी जो एक नेसेसिटी थी कि प्योर पेट्रोल, वो अब इतनी लग्जरी बन चुकी है कि 162 182 रुपए में अगर बिक रही हो, तो सरकार कितनी गंभीर है आपके अपने पैसों को लेकर, ये भी आपको सोचने की जरूरत है। इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री छोटा नहीं है, सरकार बहुत पैसे कमाती है, इतने टैक्सेस लेती है, इतने रोड टैक्स लेती है। आप अपने कई सालों की सेविंग्स को जमा करके अपने पसंद की गाड़ी लेते हैं, लेकिन आपके गाड़ी के वेयर एंड टेयर जो हो रही है, जो आपकी वजह से नहीं, अगर सरकारी पॉलिसी की वजह से खराब हो रही होगी, तो क्या सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? वही तो संकेत कहने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, वो भी कह रहे हैं, और ये सवाल वाजिब जाहिर सी बात है कि बहुत लोगों के पास है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे रहा। वो इसलिए क्योंकि शायद सरकार को लगता नहीं है कि आप सवाल पूछने के लायक हैं। शायद ये जो मुद्दे जितने बड़े पैमाने पर उठाया जाना चाहिए वो हो नहीं रहा है, लेकिन इसलिए हमें लगा कि ये जो दिल्ली मुंबई हॉटलाइन हम करते हैं उसमें इस मुद्दे पर बताया जाए। और जिस तरह से संकेत ने कहा कि इथेनॉल का किस तरह से गाड़ी पर असर पड़ता है, कौन से पुर्जों पर पड़ता है, अगर आप गाड़ी बेचना चाहते हैं तो सेकंड हैंड में कैसे, उसका पूरा सेकंड हैंड मार्केट इतना बड़ा है इंडिया का, उस पर कितना इंपैक्ट पड़ता है, ये ऐसी बातें हैं जो हर मिडिल क्लास जो है वो इससे कनेक्ट करता है। और आपके जेब से आप मेहनत से कमाए हुए पैसों को खर्च करने के बावजूद आपको सही उसका वैल्यू अगर नहीं मिल रहा है, तो ये और कुछ नहीं है, आपके साथ चीटिंग है, आपके साथ फ्रॉड है। और यहां पर दुख की बात यह है कि सरकार खुद उनके पॉलिसीज के थ्रू ये फ्रॉड कर रहा है, और सोल्यूशन भी मौजूद है, लेकिन जबरदस्ती अगर किसी चीज को थोपना है तो आप थोप रहे हैं, और उससे कुछ बिजनेसमैन, जो शायद कुछ नेताओं के बच्चे हों, कुछ शुगर कोऑपरेटिव, शुगर मिल्स के मालिक, इन्हें इसका फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान इस देश के करोड़ों लोगों को हो रहा है। ये वो मुद्दे हैं दर्शकों जिस पर बातचीत तो होनी चाहिए, लेकिन ये मुद्दे लगातार एक भ्रम में रखते हुए और सरकार ने क्या कहा उतनी सी बात पर अटक जाते हैं। ना संकेत कह रहे हैं कि पॉलिसी गलत है, ना मैं कह रहा हूं, लेकिन यहां पर चॉइस, ऑप्शन जो दिया जाना चाहिए आपको, आपके सामने एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप कौन से तेल भरवाएं, आपकी गाड़ी में कौन सा तेल सही है कौन सा नहीं, वो चॉइस आपसे छीन लेना जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड है, चीटिंग है, और तो और कहीं ना कहीं कंज्यूमर राइट्स का हनन है। दूसरे देशों में ऐसे होने पर आप कंपनीज को, आप सरकार को सू कर सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन मांग सकते हैं। लेकिन भारत में जहां पर किसी चीज पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इस चीज में भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कभी F1 रेस की बात करते हुए बात को टाल दिया जाता है, कभी कहते हैं थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा आपकी गाड़ी पर, लेकिन क्या होगा, कितना होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस तरह के कई सवाल हैं जिसका जवाब नहीं दिया गया। संकेत, बॉटम लाइन आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा सोहित, मैंने देखा है होता क्या है कि देखिए ये टेक्निकल मुद्दा है थोड़ा सा, ठीक है ना, और इसमें इस देश के लोग एकदम ही अपनी गाड़ी को लेकर के डम हैं, मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं ये भी सही नहीं है। और ऐसे में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, बहुत ज्यादा। जैसे मैं देख रहा हूं निहायती बेवकूफ वीडियोस
सोशल मीडिया पर चलते हैं कि भाई मेरी 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 गाड़ी के इंजन टैंक में चींटियां लग गई, जस्ट बिकॉज मजाक में और सटायर में लोग गन्ने का जूस कह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मीठी मीठी सिरप डल रही है गाड़ी में। भैया इथेनॉल इथेनॉल में चींटी नहीं लगेगी, इथेनॉल में चींटी नहीं लगेगी। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कुछ अनाप शनाप बातें भी बोली जा रही हैं। होता क्या है कि इससे जो गलेबल ऑडियंस है या गलेबल लोग हैं, कंज्यूमर हैं, उनके मन में, मैं तो बस यूं कहूंगा कि इस तरीके की वीडियो से सरकार को एक एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज ये मिलता है कि फिर जो जेन्युइन सवाल पूछे जाएंगे उन सारे ही सवालों को सरकार भ्रम बोल करके कि अरे ये तो ये एंटी, ये लॉबी है, ये पेट्रोल लॉबी है। काहे की पेट्रोल लॉबी है? पेट्रोल लॉबी ऐसे यूं मतलब फकीरी में जर्नलिज्म कर रहे होते, हमारे भी होते हमारे भी होते, करोड़ों करोड़ों के महल होते हैं, दे गाड़ी घूम रहे होते इधर से उधर, बड़े बड़े ऑफिस होते, रईसी खत्म ना होती सोहित की और मेरी अगर हम पेट्रोल लॉबी होते। तो ये ना प्रॉब्लम क्या है कि बकवास टाइप के वीडियो सरकार को एक बहाना दे देते हैं कि वो किसी भी तरीके के सवाल को उसी चीज में जोड़ करके रख दें। हर चीज जो सरकार बोल रही है वो आप सुनिए, लेकिन यू डोंट हैव टू बिलीव एवरीथिंग दैट द गवर्नमेंट इज सेइंग। सवाल पूछना और सवाल का जवाब की उम्मीद रखना ये आपका हक है। और इथेनॉल मुद्दे पर जो पूरी अप्रोच रही है सरकार की वो ये है कि जो हमने बता दी, हमने कह दी, वो सही है, ये मान लो, बाकी सब भ्रम। ऐसे नहीं होता, क्योंकि एक के बाद एक पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स, और पिछले कुछ समय में लगातार हमारी तो कोशिश यही रही है सोहित कि ऐसे लोग जो सब्जेक्ट मैटर के जानकार हैं, लफ्फाजी करने वाले लोग नहीं, सब्जेक्ट मैटर के जानकार, उनसे हम बात लेकर के। इसी वजह से मैं कह रहा हूं इथेनॉल एज अ पॉलिसी खराब नहीं है, लेकिन उसके थोप देने वाला इंप्लीमेंटेशन सही नहीं। ये प्रॉब्लम है। और ऐसे में जो आपने बात बोली, मैं तो देखिए हर स्टोरी के पीछे एक कंज्यूमर एंगल होता है। अगर आपका दिल इंडस्ट्री के लिए धड़क रहा है और वो सब, मेरा दिल ऐसे समझ लीजिए कि एंड कंज्यूमर के लिए धड़क रहा है। एंड कंज्यूमर यानी कि ग्राहक, आपके और मेरे जैसे लोग, हम लोगों के जीवन पर इसका असर। तो अगर इसके बारे में बात करना पाप है तो ये पाप सही, लेकिन हाँ, मैं गलत जानकारी ना खुद को देना चाहूंगा और ना ही अपने माध्यम से और लोगों को देना चाहूंगा। तो हो सकता है, मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक्सपर्ट से बात कर रहा हूं बतौर पत्रकार। यही मेरा काम है, सवाल पूछना कि वो ARAI की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल क्यों है। जब इतना बवाल मच रहा है तो दिखाओ ना यार, क्या टेस्टिंग की, देखें। अभी तो आप डीजल में भी डालने की सोच रहे हैं, चलिए कम से कम इथेनॉल की जो ऑक्टेन वैल्यू है वो पेट्रोल से मेल खाती है सोहित, इंजन में नॉकिंग नहीं होती। वो तो क्या है, सप्लाई लाइन और वो सब में दिक्कत है। डीजल में आइसोब्यूटेनॉल इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस सेम इथेनॉल, मतलब वो भी सप्लाई यही लोग करेंगे, ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन। और डीजल से कम है उसकी सीटेन वैल्यू, यानी कि डीजल की पावर को एक्चुअली घटा देगा आइसोब्यूटेनॉल। और ये टेस्ट करके उसको भी मिश्रण करने की बात कर रहे हैं। ये भी हमारे इस बार के एपिसोड में था। मेरा तो ये मानना है कि अब आगे चल के बहुत जबरदस्त इथेनॉल सॉल्यूशंस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम डिस्कस करने में अच्छा नहीं लगता सोहित। भाई मेरे लिए ऑप्शन क्या है, विकल्प दो ना, अभी मैं और क्या करूं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या एक इथेनॉल, पुरानी गाड़ियां अगर आप रखना चाहते हैं तो क्या एक मैं किट लगा लूं, एक किट आती है कन्वर्जन किट, क्या वो लगा करके मेरी गाड़ी चल सकती है। डीजल में आइसोब्यूटेनॉल नहीं तो उसको कैसे डीजल भी बचाया जाए और उसमें कुछ मिश्रण भी कर दिया जाए, इस सब के एक्सपेरिमेंट्स। ये सारी चीजें हैं जिनमें चर्चा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि हम लोगों ने यहां बोला, और बॉटम लाइन वही है, यू कैन एंड दिस एंटायर डिबेट
by providing a E10 dispenser। एक चीज कल से मेरी ट्रोलिंग और हो रही है, पता है सोहित, ये बोल करके कि तुम्हें कोई मालूम तो है नहीं, पेट्रोल पंप पर जो है वो डिस्पेंसर जो है ना, पूरा इकोसिस्टम अलग होता है E20 का पूरा। ये बात सच है। आपको पता है जैसे कि गाड़ी में आप कोई भी तेल नहीं डाल सकते, पेट्रोल पंप में जो नीचे ड्रम नहीं होते जिसमें पेट्रोल रहता है, वो भी इथेनॉल का अलग होगा, पेट्रोल का अलग होगा, उनकी डायनामिक्स अलग अलग है। हवा नहीं हो सकती उसमें, एकदम लीक करना पड़े, वो लीक प्रूफ बनाना पड़ेगा। तो ये तर्क दिया गया कि भाई 20 वाले डिस्पेंसर में 10 डाल दें, फिर नए सिरे से खर्चा होगा। तुम चाहते हो देश का खर्चा बढ़े, तो तुम चाहते हो मेरी गाड़ी स्वाहा हो जाए, ये क्या बात हुई? और अलग डिस्पेंसर तो तुम डालते ही हो ना, एक्स्ट्रा प्रीमियम तेल का अलग डिस्पेंसर होता है कि नहीं? एक्स्ट्रा प्रीमियम डीजल का अलग डिस्पेंसर बनाते हो कि नहीं? हाई ऑक्टेन पेट्रोल का अलग। तो नए डिस्पेंसर बनाने में कोई हौ नहीं हो रहा है। ये सारी वो चीजें हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। तो फालतू बात ना करें, सरकार को बचाने की और बीच बचाव करने की कोशिश ना करें। दुग्गल साहब की तरह हर आदमी इथेनॉल एक्सपर्ट बना हुआ है आज की डेट में, आज ये इथेनॉल एक्सपर्ट बने। तो इसी वजह से मैं बचता हूं कि मैं अपने आप को इथेनॉल एक्सपर्ट नहीं बता रहा, लेकिन ये जो जितनी बातें हैं ये वो बातें हैं सोहित जो एक्सपर्ट से जानी है, उनकी बताई गई हैं, और इससे बहुत हद तक राहत हो सकती है। ये देश सिर्फ एक नोजल मांग रहा है, एक नोजल की कीमत ये सरकार क्या जाने चुन्नी बाबू। बिल्कुल। दर्शकों, यहाँ पर देखिए पत्रकार का काम क्या होता है। पत्रकारों का काम वही होता है कि आप फैक्ट्स को इकट्ठा कीजिए और लोगों के सामने पेश कीजिए। आप फैक्ट्स को इकट्ठा करके लोगों के सामने पेश करने का काम है, वही तो जर्नलिज्म, और क्या है। और संकेत ने जैसा कहा, वो एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने दे रहे हैं। सवाल ये है कि कहीं ना कहीं इसमें तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि आपके राइट्स का किस तरह से हनन होता है। ना हम किसी पेट्रोल लॉबी के हैं, ना इथेनॉल लॉबी के हैं, ना ये लॉबी के हैं, ना वो लॉबी के हैं। यहाँ पर जो एंड टू एंड कंज्यूमर जो है उसकी बात हो रही है, जो आप अपने मेहनत के टैक्स देकर, बाकी पैसे खर्च करके, पैसे जमा करके, जो कम इंक्रीमेंट मिल रहा है उसके बावजूद पैसे जमा करके एक गाड़ी लेते हैं, तो उस गाड़ी की सही वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें भी अगर सरकारी पॉलिसी की वजह से आपको परेशानी होती है तो सवाल पूछना चाहिए। और शायद उसी के लिए तो हमने ये शो की शुरुआत की है कि जहां पर सही जानकारी और जो खुलकर हम विचार रखते हैं वो रखी जाए। और आज भी चाहे वो मुंबई वाली बात हो या फिर ये इथेनॉल वाली बात हो, दोनों में हमने वही करने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें। जाने से पहले मैं एक बार बोल दूंगा, और मैं चाहूंगा कि संकेत ही एंड करें इस पूरे शो को। लेकिन जो 2 चैनल्स हैं जो शुरुआत में मैंने आपसे अपील की थी, सोहित मिश्रा ऑफिशियल और डबल चेक बाय संकेत, दोनों का आगे सब्सक्राइब बटन है, आप दबा दीजिए। और संकेत ने जो इस हफ्ते इथेनॉल पर वीडियो किया है उसे उनके चैनल पर जाकर आप जरूर देखिए, और बहुत डिटेल्ड वीडियो है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक और वीडियो बहुत जल्द संकेत के चैनल पर देखने मिलेगा, जिससे आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज मेरी तरफ से इतना ही। संकेत, आज आप एंड कीजिए और फिर अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। यार आपका ये बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एकदम लाइव फ्रॉम लंदन, उस तरीके वाली फील आ रही है सही में। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। प्लीज वो नीचे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। जैसे कि सोहित ने बताया, एक वीडियो अभी और आएगा, गाड़ी वाला आया का अगला एपिसोड। हमारी ये जो पूरी सीरीज है गाड़ी को लेकर के, उसका नाम रखा है गाड़ी वाला आया। तो उसके 3 एपिसोड तो ऑलरेडी आ चुके हैं। एपिसोड नंबर 4 बहुत जल्द आने वाला है, और वो एपिसोड इथेनॉल पर ही होगा। उसमें और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, और वो जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कहा, पूरा दिमाग की वायरिंग समाधान ढूंढने पर रहती है, सोल्यूशन सीकिंग माइंडसेट। प्रॉब्लम हाईलाइटिंग माइंडसेट से आप कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप समस्या बता रहे हैं, लेकिन समस्या को बताने के साथ साथ उसका समाधान भी बताइए। तो समाधान की ओर आगे बढ़ते हुए वो एपिसोड जरूर देखिएगा, लेकिन वो आप तभी देख पाएंगे जब आप मेरा चैनल देखेंगे। तो नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए। सोहित भी लगातार मुंबई में जिस तरीके की बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में जो उसका असर है, उसको लेकर के लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके प्लेटफॉर्म पर भी आप जाएं। ऑपरेशन टाइगर और उस सब पर तो आपने उनकी डिटेल रिपोर्ट्स देखी।
तो और तमाम चीज जानने के लिए आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और देखिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करके आपकी कोई माइलेज नहीं घटेगी, ना ही आपका वेयर एंड टेयर हो जाएगा कि आप जाकर के जमा हो गए मैकेनिक के पास। ये आपके भले के लिए है, मेरे भी भले के लिए, सोहित के भले के लिए भी है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।